Good morning all of you. Welcome to the online classes of TMPS. Today class 10 we'll be having a revision session. What happened that earlier we have completed lots of chapter that are on the freedom struggle. हम लोग freedom struggle में काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं. चौरी चौरा इंसिडेंट हम लोगों ने फिनिश किया. चलते हैं अब छोटे से एक रिकैप पे. जैसे आप कोई भी सीरियल देखते हो ना तो पीछे पीछे रिकैप आता है, तो एक रिकैप ज़रूरी है. लेट अस स्टार्ट विद द रिकैप सो दैट आपको याद रहे. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द इवेंट्स दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1857 टू 1922. बेसिकली थोड़ा सा पीछे भी चलेंगे 1857 से, क्योंकि जो रिवोल्ट के कॉजेस थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है. दिस इज अ ईयर वाइज क्रोनोलॉजी. ये क्या है? क्रोनोलॉजी है. प्लीज इसको ध्यान से याद कर लीजिए. पेन पेपर हाथ में रखिए, उसको नोट करते चलिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. लेट्स स्टार्ट. 1848. First of all, first year we'll be discussing is 1848. 1848 को क्या हुआ? 1848 is basically the year in which doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie का नाम हम सब जानते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही 1857 का रिवोल्ट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि हुआ, क्योंकि ये क्या थे, एकदम इमीडिएट कॉजेज में शामिल थे. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? 1848 में इन्होंने एक विकेट प्लान स्टार्ट किया कि किसी भी जो नेचुरल हायर ना हो राजाओं का, तो मेनली गए वो थे झांसी, नागपुर और सतारा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, जो है आपका 1853. 1853 इवेंट में देखिए अब क्या हुआ. थोड़ा सा गैप आ रहा है, हर साल ईयर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता. जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे डिस्कस करेंगे. 1853 क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज हेयर देयर वाज अ रेलवे इंट्रोडक्शन इन इंडिया. रेलवे लाइंस इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई और रेलवे हमारी इंडिया में पहली बार चली. और ये रेलवे चली फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर्स लंबा ये सफर था. 400 लोगों की जर्नी थी. पहली बार इसका भी क्रेडिट लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द इंडियन रेलवेज. एट दैट टाइम इट वाज ब्रिटिश इंडिया रेलवे. आफ्टर दैट इट वाज 1856. 1856 में दो बहुत ही रिमार्केबल इवेंट हुए, जिसमें से पहला इवेंट था एनेक्सेशन ऑफ अवध. अवध की स्पेलिंग OUDH भी लिखी जाती है और AWADH भी लिखी जाती है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो. उवध बोलते थे बहुत से लोग अवध बोलते हैं इसे. अवध वॉज बेसिकली गवर्न बाय वाजिद अली शाह. नवाब वाजिद अली शाह थे उस समय यहाँ के नवाब, और ब्रिटिशर्स ने उनको किल कर दिया. लॉर्ड डलहौजी ने उनको किल कर दिया. किस बात पे? कि उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि ये जो पूरा का पूरा किंगडम है उसको ये सही से रूल नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को किल कर दिया. और उनकी बेगम हजरत महल ने इसका रिवेंज लेने के लिए 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्लस बहादुर शाह जफर, इनके अंडर काफी अच्छी एक फाइट लड़ी फॉर द freedom of India from the Britishers, but it was not successful, but she played her part very nicely. Begum Hazrat Mahal, she was the widow of Wajid Ali Shah. Now we'll be discussing another big event that happened in 1856. That was Service Enlistment Act. इसको जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी कहते हैं, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी कहते हैं. व्हाट वाज दिस एक्ट? अंडर दिस एक्ट लॉर्ड कैनिंग्स. अब यहां से लॉर्ड डलहौजी का पीरियड ओवर हो गया. अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग्स की. लॉर्ड कैनिंग्स इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल में एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये नाम का एक एक्ट लॉन्च कर दिया. अंडर दिस एक्ट इन्होंने कहा इफ अ सोल्जर इज देयर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी दे हैव टू गो ऑन अ फॉरेन लैंड फॉर फाइटिंग. अगर कोई भी इंसान हमारी ब्रिटिश सोल्जर है और ब्रिटिश आर्मी में है, ब्रिटिश इंडिया आर्मी में है, तो वो फॉरेन कंट्री में जाकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा. अब what happened? The people of India and the soldiers thought if they die on a foreign land, they'll not attain मोक्ष. उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा. और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि इंडियन सोल्जर्स डिसकंटेंट थे विद द ब्रिटिशर्स. आफ्टर दैट 1857 आपको मालूम है यहाँ पे इनफील्ड राइफल का केस हुआ. द कंट्रोवर्सी दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, टाटिया टोपे, बेगम हजरत महल and many people fought against the Britishers. Although Indian lost this battle, but it was a remarkable event because it led to the starting of the nationalism in India. For the first time, the patriotic feeling growth in India grow हुई इंडिया में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती गई. बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया. After that, we'll be talking about the next event, that is Queen's Proclamation.
क्वींस प्रोक्लेमेशन बेसिकली 1858 में हुआ। 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या था, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ तो ब्रिटिश ने सोचा कि दैट इफ वी हैव टू सर्वाइव इन इंडिया तो वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकी जो खुद की पार्लियामेंट थी जहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, द रिप्रेजेंटेशन वॉज ऑफ वगैरह, तो क्वीन के अंडर चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया। दैट वॉज क्वींस प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट यहाँ पर वॉइसरॉय की पोस्ट आ गई थी एंड गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या हो गई थी, अबॉलिश हो गई थी। आफ्टर दैट नाउ विल बी कमिंग टू नेक्स्ट इवेंट दैट वाज 1877। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार देखिए क्या था, व्हाट हैपेंड दैट क्वीन एलिजाबेथ व्हेन शी वाज बीन क्राउन्ड, क्वीन विक्टोरिया जब इनको बना दिया गया, क्वीन विक्टोरिया when she was being crowned as the Empress of India, तो 1877 का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हुआ कि दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया लॉर्ड लाइटन ने। अब यहाँ से लॉर्ड लाइटन की कहानी चालू हो रही है। लॉर्ड लाइटन ने क्या किया कि यहाँ पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जिसमें इन्होंने लैक्स रुपीज खर्चे किए, उस समय के लाख रुपीज बहुत ज्यादा, लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा किए ऑन दिस क्राउनिंग सेरेमनी एंड इट वाज लेविशली स्पेंट। लेकिन उसी समय भारत में, बंगाल में कई सालों से फेमाइन चल रहा था जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई एंड नॉट अ सिंगल पेनी वाज स्पेंड, नॉट अ सिंगल पैसा वाज स्पेंड ऑन दैट फेमाइन। इट वाज टेकन वेरी बैडली बाय द इंडियंस। इसी के नेक्स्ट ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लाइटन ने लॉन्च कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखिए क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली वाज एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट एक्ट। बेसिकली क्या हुआ कि ये एक ऐसा एक्ट था जो लॉर्ड लाइटन चाहते थे कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई आप कह सकते हो सेंटिमेंट इंडिया में ना ग्रो हो, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि लोकल लैंग्वेजेस में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे सबको बैन कर दिया। कहा नो न्यूज़पेपर कैन बी पब्लिश्ड इन द लोकल लैंग्वेजेस विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना एक भी न्यूज़पेपर इंडिया में नहीं छपेगा, और अगर कोई छापता है तो दिल भी हैविंग अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पब्लिश करने पे पूरी तरह से रोक लग गई। आफ्टर दैट देखिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई 1883 में। अब देखिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी क्या, कुछ चीजें इंडिया के लिए अच्छी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स थे जिसमें सर इल्बर्ट थे। सर इल्बर्ट जो थे वहां के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि दैट नाउ द इंडियन जजेस कैन आल्सो लिसन टू द केसेस ऑन द यूरोपियंस एंड पनिश देम। यूरोपियंस पे जो भी केसेस हो इंडिया में उनमें इंडियन जजेस भी सुन सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं। बट अब यूरोपियंस को लगा कि अरे यार ये तो हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, एक आप कह सकते हो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि दैट दिस शुड नॉट बी देयर बिकॉज इंडियंस आर इंफीरियर टू अस, दे कैन नॉट पनिश अस। सो व्हाट हैपेंड, दिस बिल वाज टेकन बैक, इनको वापस ले लिया गया इस बिल को, और यही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है जो इंडिया को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किए। फिर 1885 पे आते हैं। 1885 सबको याद होगा मेरे ख्याल से, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी मतलब कांग्रेस का जहां पे क्या हुआ, जन्म हुआ। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, एज वेल एज लॉर्ड डफरिन उस समय के, प्लस दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, प्लस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट स्टार्टिंग में रहे और कांग्रेस की मीटिंग्स को प्रिसाइड किया। ब्रिटिशर्स हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, हम लोग ने बात करी। इसके बाद क्या होता है, 20 सालों के इवेंट में मॉडरेट्स ही ज्यादातर आते हैं। मॉडरेट्स हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, इनकी 3 P's की पॉलिसीज थी, मैंने आपको बताया था, प्रेयर, पिटीशन एंड प्लीज। आफ्टर दैट जो मेन इवेंट आता है फिर आपका 1905 पे आता है। 1905 में 2 बड़े इवेंट हुए। पहला था पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब आ गए लॉर्ड कर्जन, यस करेक्ट, आपके फाफामो ब्रिज वाले। बेसिकली व्हाट हैपेंड दैट लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंडियंस को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स की फेमस है ही, तो इंडियंस को डिवाइड करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बना दी जिसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल वॉज अ वेरी बिग प्रोविंस, बड़ा सा प्रोविंस था जिसको गवर्न करना मुश्किल होता था, तो इन्होंने कहा कि वी विल बी डिवाइडिंग बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अब खेल क्या था,
चलो भाई गवर्न करने के लिए कर रहे थे तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो मोटिव था ही नहीं। मोटिव वाज टू डिवाइड द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, और इट वाज टू इंक्रीज कम्युनल टेंशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो कम्युनलिज्म का सीड डालना था, एक आप कह सकते हो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई लगानी थी। लेकिन इंडियंस ने रियलाइज कर लिया कि भाई ईस्ट बंगाल में तो बहुत सारे क्या हैं, मुस्लिम्स हैं, और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हिंदूज हैं। इसका मतलब है कि ये लोग जो इंडियंस हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। सो व्हाट हैपेंड, इंडियंस टुगेदर लॉन्च्ड अ मूवमेंट against this British, and what happened, the Britishers were being facing a movement which was Swadeshi and Boycott movement. अब क्या हुआ, इंडियंस ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905 में। बाल गंगाधर तिलक, जिनको मैंने बताया था आपको फोररनर ऑफ गांधी, बिकॉज इन्होंने पहली बार स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया। यूज ऑफ स्वदेशी गुड विच आर मेड इन इंडिया एंड बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, इस पे इन्होंने काम किया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है 1906 का। 1906 में फॉर्मेशन हुआ आपका, करेक्ट, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बेसिकली वाज फॉर्म्ड इन 1906 बिकॉज मुस्लिम लीग जो था ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था विच वाज फॉर मुस्लिम्स ओनली। अब लॉर्ड मिंटो से ये लोग मिले 1906 में, और मिंटो से बताया इन्होंने कि दैट आगा खान, वकार उल सलीमुल्लाह खान, दे टोल्ड दैट कांग्रेस आर डूइंग नथिंग फॉर द मुस्लिम्स एंड वी वांट अ सेपरेट पार्टी फॉर द मुस्लिम्स। अब ब्रिटिशर्स को तो यही चाहिए था भाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। तो उन्होंने कहा ठीक है, विल बी providing separate electorate to the Muslims, separate colleges, separate educational institutions, separate judges। तो इन्होंने सेपरेट पार्टी बना ली पूरी मुस्लिम लीग, जो एंटी इंडिया के लिए काम कर रही थी एक तरह से। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 1909 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कुछ इंडियाज को हम फूल बनाने के लिए लेजिस्लेटिव राइट देते हैं। लेजिस्लेटिव राइट में इन्होंने क्या किया, वॉइसरॉय कमेटी में कुछ इंडियंस को इन्वॉल्व किया, बट इट वॉज अ आई वॉश। सब क्या था, एक तरह से धोखा था, आई वॉश था, बिकॉज इट वॉज ऑल डन ओनली फॉर द नेम सेक एंड नथिंग इन रियलिटी वॉज गिवन टू द इंडियंस। आफ्टर दैट लास्ट इवेंट विल बी डिस्कसिंग ऑफ दिस रिवीजन एंड नेक्स्ट विल बी रिवाइजिंग फ्रॉम 1911 टू 1922। देखने में बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन इवेंट बहुत सारे हुए हैं इस पीरियड में, और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ, फिर से एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें किंग जॉर्ज आए थे। इसमें किंग जॉर्ज ने कैंसिल किया पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकॉज एंटी इंडिया था, इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, तो अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए किंग जॉर्ज कैंसिल्ड दैट पार्टीशन। I hope this video is clear to you. You like this video. If you like this video, press the like button, subscribe this channel and press the notification bell icon so that you can get